क्योंकि 10 उदारवादी मूल्यों की स्थापना करते हैं। शेष विदेशियों को मिलेंगे, यानी लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 हैं, 5 अनुच्छेद हैं, यह केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है और को नहीं। अगली विशेषता है फंडामेंटल विधि के शासन की स्थापना करते हैं। फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये भी विशेषता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का अर्थ, पृष्ठभूमि उसकी कैसे तैयार हुई तथा इसकी कुछ विशेषता आज भी हमने चर्चा किया। अब देखते हैं मौलिक अधिकार के आर्टिकल को। यह आर्टिकल मौलिक अधिकार में एक है 14, 12 और 14। मौलिक अधिकार में भाग 3 में हम देखते हैं आर्टिकल 12 और 14 को। 12 से 14 तक देखते हैं, 12 से 13 तक, 14 तक। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है मौलिक अधिकार में, यदि इस पर चर्चा किया जाए तो यह राज्य की परिभाषा बताता है कि यह भाग 3 के लिए है कि भाग 4 के लिए है, किसके लिए है, इसकी परिभाषा आर्टिकल 12 कहता है, राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार और संसद, इसकी भी चर्चा करता है। और आर्टिकल 12 प्रांतों की सरकारें, विधानमंडल आदि को बताता है, आदि को परिभाषित करता है। भाई, राज्य की यदि परिभाषा की बात की जाए तो केंद्र सरकार, संसद, प्रांतों की सरकारें, विधानमंडल और स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, अन्य प्राधिकारी आदि राज्य के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं की परिभाषा आर्टिकल 12 में की जाती है। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति, निकाय जो विधिक शक्ति के अंतर्गत आता हो, जैसे विधि, उपविधि, आदेश, कोई भी विधि हो, उपविधि, आदेश है, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है, इसे भी राज्य कहते हैं। इसकी भी परिभाषा आर्टिकल 12 के अंतर्गत संविधान में दी गई। अन्य प्राधिकार में ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य से आर्थिक अनुदान लेती हैं, राज्य की एजेंसी हैं और मोनोपाली का अधिकार रखती हैं, ये भी राज्य के अंतर्गत ही रखी गई हैं। इनकी परिभाषा भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत वर्णित की गई है। यानी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, भाग 3 के लिए है। यानी राज्य क्या क्या है, जैसे केंद्र सरकार, संसद, प्रांतों की सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, अन्य प्राधिकारी जैसे विधि, उपविधि, आदेश, राज्य से आर्थिक अनुदान, राज्य की एजेंसी, मोनोपाली का अधिकार आदि राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य, कुछ और राज्य के उदाहरण हैं, जैसे विश्वविद्यालय, रेलवे बोर्ड, ओएनजीसी, सैल, एलआईसी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीएसएनएल आदि भी राज्य के ही अंतर्गत आते हैं। कुछ हैं जो राज्य नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं। राज्य जैसे न्यायपालिका, ये भी राज्य के अंतर्गत नहीं है। न्यायपालिका राज्य नहीं है। न्याय का काम करे तो राज्य नहीं है। यदि प्रशासनिक कार्य में करे तो राज्य है। ओवरऑल में देखा जाए तो राज्य नहीं है। तो न्यायपालिका में देखा जाए, यदि वह कोई न्यायपालिका है, एक कड़ी है, यदि वो प्रशासनिक कार्य कर रही तो कहते हैं कि हाँ वो राज्य है, लेकिन अगर न्यायिक कार्य करे तो राज्य नहीं है। न्यायिक कार्य में इसे राज्य नहीं माना गया है। ये ओवरऑल में देखा जाए तो न्यायालय को राज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बीसीसीआई, निजी महासचिव, एनसीईआरटी, आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी को राज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया। इसके बाद आपको इसको करंट से अपडेट करना है। न्यायालय को राज्य के अंतर्गत कब रखा जाता है, इसको आप देखते रहना। इन सभी को भी राज्य के अंतर्गत देख लेना करंट अपडेट करके। यथानुच्छेद 12
अब देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 कहता है कि जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी वह शून्य होंगी। यानी कोई भी फंडामेंटल जो राइट है, जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं 1235 तक, यदि कोई भी संसद विधि बनाती है और इस मौलिक अधिकार के संगत नहीं है, असंगत है, तो वह विधि एवं कानून को शून्य माना जाएगा, वो शून्य है। जैसे आर्टिकल 13(1) कहता है संविधान से पूर्व विधियां जैसे 26 जनवरी 1950 से पहले वे उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी। यह भूतलक्षी नहीं है, यह 26 जनवरी 1950 से लागू है। यानी 13(1) में कहता है 13(1) संविधान से पूर्व विधियां वे उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी। यदि संगत है तो उनका शून्य नहीं माना जाएगा उसको। इसके बाद 13(2) में कहा गया है कि संविधानेतर विधियां जैसे संविधान लागू होने के बाद संविधानेतर विधि जो संविधान से अलग है, जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद कोई विधि का जो अंश फंडामेंटल राइट के असंगत हो वह अंश शून्य होगा। विधि के प्रारंभ से यह लागू है। यानी कोई भी हो जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा उससे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य माना जाएगा और विधियां शून्य होंगी, ऐसा 13 में कहा गया। उसके बाद 13 में देखते हैं 13(3) क्या कहता है। वो 13(2) था, 13(3) में है। इसमें विधि को परिभाषित किया गया है कि विधियां कौन है। यानी अस्थायी विधियां, अध्यादेश और कार्यपालिका विधान विधि को शक्ति रखने वाली रूढ़ि और प्रथा। इसे अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करता है। अस्थायी विधि है संसद और विधानमंडल। कार्यपालिका विधान है उपविधि, नियम, विनियम, आदेश आदि जारी है, इसी को कार्यपालिका विधान कहते हैं। इन्हीं सभी को अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि कौन क्या है, चाहे अस्थायी विधि हो, अध्यादेश हो, कार्यपालिका विधान हो, विधि को शक्ति रखने वाली रूढ़ि प्रथा हो, कोई भी यह विधि को परिभाषित किया गया है। इसी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत इसका परिभाषा इसका दिया गया है। 13(4) कहता है कि संविधान संशोधन को भाग 3 के अंतर्गत संविधान संशोधन को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। यानी कोई संविधान संशोधन हुआ है और भाग 3 के अंतर्गत इसके संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। 13(4) कहता है केशवानंद भारती केस 1973 के तहत कहा गया है कि जब तक वह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना करे वह शून्य नहीं होगा। यदि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन हुआ तो वह नियम, कानून, विधि शून्य मानी जाएगी। केशवानंद भारती केस 1973 के तहत इसे कहा गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति यूएसए से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता, रिटें जारी करवाता। इसके बाद आर्टिकल 13 में ही कहा गया है कि आच्छादन का सिद्धांत यानी ग्रहण का सिद्धांत